हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि आपके पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद उसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है हमने स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर लिया था हमने, राइट। देन हमने फाइनेंशियल डिसीजन वाला जो है, जिसमें हमारे 3 डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इसकी इंपॉर्टेंस, ये भी हमने कवर कर लिया था। लास्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, जिसमें आपका फाइनेंशियल लीवरेज भी कवर होता है, वो हमने स्टार्ट किया था। और इसमें हमने जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था लास्ट में, है ना। जिसमें हमने क्या सॉल्व किया था, जिसमें हमने ईपीएस कैलकुलेट करना सीखा था और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना सीखा था। और हमने ये पता लगाया था कि कौन से आपके सिचुएशन में या कौन से प्रपोजल में जो है आपको सबसे ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइज होगी आपके शेयर होल्डर्स की, या फिर किस केस में जो है ईपीएस ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें आरओआई ज़्यादा आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो आपका डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस केस में हमेशा वहाँ पे ज़्यादा आएगा ईपीएस जहाँ पे डेट ज़्यादा लोगे। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऑन डेट, तो उस केस में ज़्यादा आएगा ईपीएस जिसमें आप डेट कम ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो चलो इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो मैंने जो है आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी क्लास में करवाया था, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क, जो कि ये था, है ना। तो आई होप आपने जो है इसको सॉल्व कर लिया हो। तो इसको आप टेली कर लो कि आपका जो है आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका टेबल बनेगा। तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप सबसे पहले लिखोगे 3 लाख तीनों ही सिचुएशन में। फिर इंटरेस्ट देखोगे, फर्स्ट सिचुएशन में आपने कोई भी डेट नहीं लिया हुआ तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में आपका जो है 10% इंटरेस्ट रेट है डेट पे, तो आपका 10% किस पे लगेगा, आपका लगेगा 10 लाख पे। तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही आपका थर्ड सिचुएशन में आपने जो है वो 20 लाख जो है वो डेट्स के थ्रू लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 10% कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो ये यहाँ पे लग गया। अब इसमें ऐसे आपने जब माइनस की ये चीज़ें, इंटरेस्ट माइनस किया, तो आपके पास 3 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, यहाँ पे 1 लाख आ गया। ये क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अब हम क्या माइनस करेंगे, अब हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स का रेट आपको 30% गिवन है, तो 30% हम किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ईबीटी का निकालेंगे। तो 3 लाख का 30% 90,000 आ जाएगा, 2 लाख का 30% 60,000 आ जाएगा, और 1 लाख का 30% 30,000 आ जाएगा, ठीक है। देन अब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपने टैक्स भी माइनस कर दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया फर्स्ट केस में, 2,10,000, 1,40,000 एंड 70,000। फिर हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। ईपीएस का फॉर्मूला क्या था, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया और सबका ईपीएस कैलकुलेट किया। तो अब देखो इस केस में ईपीएस कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट केस में ज्यादा आ रहा है, जहां पे आपने कोई भी डेट नहीं लिया, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसलिए इस केस में जो है, इस एग्जाम्पल में जो है आपका ईपीएस फर्स्ट सिचुएशन में ज्यादा है, जहां पे आपने डेट कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। आगे बस समझ में। तो ये डिफरेंस था आपका इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, उस केस में कहाँ पे ईपीएस आ रहा था, थर्ड केस में ईपीएस ज्यादा आ रहा था, जहां पे हमने ज्यादा डेट लिया हुआ है, क्योंकि वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा आया था रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर आप चेक कर सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, ईबीआईटी। तो 3 लाख है आपका ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल जो है वो आपका 50 लाख था इंटू 100। तो आप ये कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगी, देन ये यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे 6% आ रहा है, देखो आपका रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसलिए इस केस में डेट जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिया वहाँ पे आपका ईपीएस ज़्यादा आएगा,
ठीक है, आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग टाइप में आएगा, पक्का आएगा, श्योर है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है सब्जेक्टिव पेपर में बोर्ड वाले बच्चों को, तो ये आपने बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, दोबारा से आप ट्राई करना, अगर आपका आंसर सही नहीं आया है तो दोबारा से चेक करके और कैलकुलेशन आपने करनी है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के, जो कि है आपका फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को कि कितना हमने डेट से पैसा लेना है और कितना जो है इक्विटी का पोर्शन होगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। तो अगर तो आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर तो आपको रेगुलर बेसिस पे कैश आता रहता है बिजनेस में, तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप क्या करो, आप डेट के थ्रू ज़्यादा पैसा ले पाओ। क्योंकि डेट के थ्रू पैसा लोगे, क्योंकि आपके इनकम जो है वो रेगुलर है और सही है, तो आप जो है डेट वापस कर सकते हो, जिस पे इंटरेस्ट आपको पे करना है वो इजीली पे कर पाओगे। तो आप डेट का पोर्शन ज़्यादा रख सकते हो इस केस में और इक्विटी का कम रख सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, आप वो लगाओगे, फिर उसके बाद चेक करोगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कितना आया है। तो इसका फॉर्मूला है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो जब जहाँ पे जिस केस में आपका ICR ज़्यादा आएगा, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बोरोड फंड ज़्यादा ले सकते हो। बोरोड फंड कौन सा हो जाएगा आपका, यही डेट लोन के थ्रू पैसा ज़्यादा ले सकते हो। अगर ICR कम आ रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो आपका कम आ रहा है, तो आप किसके थ्रू जाओगे, ओनर्स फंड के थ्रू जाओगे, जो कि है इक्विटी। क्यों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि आप इजीली जो है इंटरेस्ट कवर कर पाओगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम आ रहा है, इसका मतलब आप इजीली इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, इसलिए आप ओनर्स के थ्रू जाओगे, ओनर्स फंड के थ्रू जाओगे। नेक्स्ट आपका फैक्टर है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तरह ही है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो देखो, आपको एग्जाम में इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिंपल भी लिख दोगे डेट सर्विस कवरेज रेशियो तो चलेगा। यहाँ पे भी सेम वही कहानी है जो यहाँ पे थी। अगर आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो ज़्यादा आएगा, तो आप किसके थ्रू जाओगे, आप जाओगे डेट के थ्रू। अगर आपका जो है डेट कवरेज रेशियो कम आ रहा है, तो आप किसके थ्रू जाओगे, इक्विटी के थ्रू। तो आपने शॉर्ट में ऐसे याद रख लेना है बस, ठीक है, कि कब हमने डेट ज़्यादा लेना है, कब हमने इक्विटी ज़्यादा लेना है, बस ये याद करते जाओ। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, रिटर्न जो अभी हमने पॉइंट किया, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब आप क्या करो, मोर डेट लो, ज़्यादा डेट लो, इक्विटी कम करो। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप क्या करो, इक्विटी ज़्यादा लो। क्या लो, इक्विटी ज़्यादा लो। बस आपने ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेट। अब जो आप उधार ले रहे हो, जो भी बैंक से ले रहे हो या किसी से भी पैसा बोरो कर रहे हो, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है बैंक के पास, तो आप इक्विटी के थ्रू जाओगे। अगर है तो आप जो है बोरोड फंड के थ्रू जा सकते हो, डेट ले सकते हो इजीली। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, ये हमने पहले भी किया था पॉइंट। जैसे अगर आप शेयर इश्यू करते हो, तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा, जितने भी आपके लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्म फिलिंग का सारा प्रोसेस होता है, उसका जितनी भी कॉस्ट आ रही है आपकी, अगर वो ज़्यादा आ रही है, तो आप बोरोड फंड के थ्रू जाओ। अगर आप जो है आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम पड़ रही है, ज़्यादा नहीं पड़ रही, तो आप इक्विटी के थ्रू चले जाओ। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन। अब यहाँ पे रिस्क कंसिडरेशन वाला पॉइंट कह रहा है कि अगर कंपनी इस पोजीशन पे है कि वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइमली नहीं पे कर सकती, मतलब उनका बिजनेस ऐसा है कि कभी उनको लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब बिल्कुल ही स्टेबल बिजनेस नहीं है, या भी बिल्कुल स्टार्टिंग है बिजनेस की, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में आप किसके थ्रू जाओ, इस केस में आप इक्विटी के थ्रू जाओ, मतलब शेयर्स वगैरह इशू करो और वहाँ से पैसा जो है वो ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर में अपने रखो, मतलब कि आप जो है 40-30 रख सकते हो इस तरीके से। फिर अगर आपकी पोजीशन जो है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही साल हो गए आपके बिजनेस को और आप जो है रेगुलर बेसिस पे अच्छी अर्निंग कर रहे हो, तो इस केस पे जो है वो आप डेट ले सकते हो इजीली, क्योंकि आप इंटरेस्ट इजीली पे कर पाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई बर्डन नहीं है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। तो अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन अच्छी है, अगर जो आपकी सेकेंडरी मार्केट है, जिसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, अगर उसकी पोजीशन अच्छी चल रही है, तो आप कहाँ से पैसा लेकर आओगे, शेयर्स के थ्रू पैसा लेकर आओगे, क्योंकि पब्लिक आपके शेयर्स खरीदेगी। अगर मार्केट डाउन चल रही है, तो लोग उस टाइम शेयर्स नहीं खरीदते हैं ना, डरते हैं, रिस्क लगता है उनको, तो उस केस में आप जो है वो
उधार ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, डेट ले सकते हो। बस इतने इतने पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ समझ लो सारे पॉइंट्स को कि किस केस में हमें डेट ज़्यादा लेना है या डेट ले सकते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, या फिर किस केस में हमें इक्विटी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये आपके 9 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है ना आपको? कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि कितना आपके टोटल कैपिटल में डेट का पोर्शन है और कितना इक्विटी का पोर्शन है। सपोज करो डेट, टोटल कैपिटल मेरा है 50 लाख, इसमें डेट है मेरा 20 लाख और इक्विटी मेरा 30 लाख है, तो इसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो इसमें आपने क्या करके जाना है, इसका मीनिंग करके जाना है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, और इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किस केस में हमें फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, किस केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, और किस केस में इन दोनों चीज़ों की ही ज़रूरत कम पड़ती है। तो वही हम फैक्टर्स करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल पता होना चाहिए आपको। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है आपका, जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, टेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। टेंजिबल, टेंजिबल से याद रखना है टी फॉर टेंजिबल, टी फॉर टच या सीन कर सकते हो जिसको। तो टेंजिबल में आ जाएंगे आपके मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, फर्नीचर लिख देते हैं। और इनटेंजिबल में आ गया आपका गुडविल, पेटेंट एंड ऑल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल जो है वो है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो एसेट, जो आपका डे टू डे एक्टिविटी में खर्चा हो रहा है, जैसे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, ठीक है जी। या आपका बिल रिसीवेबल, कहीं से पैसा शॉर्ट टर्म में आने वाला है और अब वो आप रिसीव कर रहे हो, तो जो भी शॉर्ट टर्म एसेट है, करंट एसेट्स है, वो सारा आपका वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, जो डे टू डे आप खर्चा कर रहे हो, जैसे रेंट हो गया, कोई भी रिपेयर कराना है, रेगुलर बेसिस पे जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। छोटे मोटे फिक्स कैपिटल आ जाते हैं जो लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल होता है, जैसे आपने मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो आप रोज रोज नहीं खरीद रहे हो, वन टाइम ये है इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इन दोनों को अफेक्ट करते हैं वो हम करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो वो किस तरीके का बिजनेस है। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, क्या आप कोई सामान बनाते हो जिसमें रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, या फिर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, मतलब आप रीसेल करते हो, कहीं से सामान खरीदते हो फिर उसको रीसेल करते हो। तो आपका कौन सा बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल चूज करना है। तो सपोज करो आपका कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए होगा, आपको मशीन्स वगैरह ज़्यादा चाहिए होंगी। अगर आपने कुछ बनाना है, सामान बनाना है, तो आपको मशीन्स की ज़रूरत होगी, है ना, आपको बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, आपको जगह की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आपको मोर फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होगी, मोर फिक्स्ड कैपिटल। तो देखो जिस तरीके से मैं पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ शॉर्ट में, आपने इसी तरीके से नोट्स बना लेने हैं, ये आपको इजी लगेंगे, अदरवाइज आप जो है रट्टा मारते रहोगे। नेक्स्ट, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर आप रीसेल करते हो, आप सामान इधर से लाकर गोडाउन में रखकर फिर रीसेल करते हो अलग अलग रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, मैन्युफैक्चरर से, तो आपको जो है लेस फिक्स कैपिटल चाहिए। तब तो आपको मशीनरी वगैरह नहीं चाहिए, आप बना थोड़ी रहे हो सामान, आप तो सिर्फ इधर से खरीद के, मैन्युफैक्चरर से खरीद के और रिटेलर्स को, होलसेलर्स को पास कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो। तो इस केस में लेस फिक्स कैपिटल चाहिए। तो बस इसी तरीके से याद कर लो बस। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि आप गुड्स को प्रोड्यूस कितने स्केल पे कर रहे हो। क्या आपका छोटा सा बिजनेस है, आप जो है सिर्फ अपना जो एरिया है वहीं तक ही आपका मार्केट है, या फिर आप जो है अलग अलग आपके ब्रांचेस है, अलग अलग स्टेट्स में आपका सामान सप्लाई होता है, इसलिए आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो। तो अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, यहाँ पे कैसे लिखना है, अगर आपका लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है, तो आपको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा ना, ज़्यादा सामान बनाने के लिए ज़्यादा सामान चाहिए, तो आपको मोर फिक्स कैपिटल चाहिए, मोर फिक्स्ड कैपिटल, ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा आपके पास एरिया होना चाहिए, जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे। अगर आपका स्केल ऑफ बिजनेस जो है, स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है वो स्मॉल है, छोटा सा बिजनेस है आपका, तो आप क्या करोगे, आपको कम फिक्स कैपिटल की फिर ज़रूरत होगी,
है ना। तो ये बहुत ही ईजी है पॉइंट्स। देखो आपको नॉर्मल कॉमन सेंस भी अगर आप यूज़ करो तभी भी आप लिख के आ सकते हो, इसमें कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अब हमारा थर्ड पॉइंट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आप प्रोडक्शन कौन सी टेक्निक से कर रहे हो। तो हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन की। एक होती है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें आप लेबर ज़्यादा यूज़ करते हो। एक होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए ना, आप लेबर यूज़ कर रहे हो, आपको मशीन वगैरह कम चाहिए, तो इस केस में जो है आपको लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव होता है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी मशीन्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू इस तरीके से काम करते हो, लेबर कम यूज़ होती है, तो यहाँ पे आपको जो है फिर फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, यहाँ पे पैसा ज़्यादा चाहिए होगा फिक्स कैपिटल के लिए। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब आपको पता है कि टाइम टू टाइम जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। अगर आप बैंक्स वगैरह में जाओ तो देखो पहले जो है आपको लोग ज़्यादा दिखाई देते थे, है ना, वहाँ पे जो आपके स्टाफ है वो ज़्यादा दिखाई देते थे। बट अब बैंक्स क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, अब जो है मशीन्स आ गई हैं, हर चीज़ की एटीएम की मशीन है आपके पास, अगर आपने पैसा विड्रॉ करना है या डिपॉजिट कराना है उसकी मशीन अलग से है, अगर आपको कॉइन्स निकलवाने हैं उसकी मशीन अलग से है, अगर आपको पासबुक पे एंट्री करानी है उसकी भी मशीन है। तो अब जो है स्टाफ का काम कम हो गया है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, मशीनरी वाला कल्चर आ रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड होगी और आपको जो है न्यू मशीन्स चाहिए होंगी, नई जो है आपके पास कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए पैसा भी तो ज़्यादा चाहिए, है ना, टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो सस्ती नहीं आएगी। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है ज़्यादा, तो आपको क्या चाहिए, मोर फिक्स कैपिटल चाहिए, जो कि होता ही होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका बैकवर्ड तो नहीं जाती टेक्नोलॉजी, हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंट ही होता रहता है टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अब आपका बिजनेस जो है, सपोज करो सिर्फ आप एक ही प्रोडक्ट में डील करते हो, आप सिर्फ टेक्सटाइल में डील करते हो, बट आपको लग रहा है कि नहीं टेक्सटाइल से जो है मुझे इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे और भी प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं सेम ब्रांड से। तो अगर आप जो है टेक्सटाइल के साथ कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, मशीन्स चाहिए, है ना, लेबर चाहिए, तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए आपको। तो अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ़ वी हैव टू एक्सपैंड अवर बिजनेस, तो आपको क्या चाहिए, मोर फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड, मोर फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप बोर्ड वाले बच्चे जो हैं ध्यान से सुने, अगर आप इसी तरीके से पॉइंट लिखते हो और यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडिंग देन फिक्स कैपिटल विल बी मोर रिक्वायर्ड, या फिर अगर आप ऐसे लिख सकते हो बिजनेस एक्सपैंड करना है तो मोर फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आप पॉइंट्स में डिफाइन कर रहे हो, आप पैराग्राफ्स नहीं लिख रहे हो। तो आपको जब भी राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बहुत ही क्रिएटिव होनी चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज एक मार्क्स तो कट ही कर ही लेता है, ठीक है, एग्जामिनर। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन भी आपका इसी तरीके से है, अगर जो है आप अलग अलग एरियाज में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मोर वर्किंग कैपिटल विल बी मोर फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन या फिर जॉइंट वेंचर। तो अगर आप किसी के साथ मर्ज कर रहे हो बिजनेस, या आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो, जैसे कि आपकी कंपनीज होती हैं कुछ, जैसे मारुति है और सुजुकी है, तो मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है, सुजुकी जो जापानीज कंपनी है, इन दोनों ने जो है मिलके एक ही कंपनी बना ली, मारुति सुजुकी। तो ऐसे ही अगर आप कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हो, या फिर आप दो कंपनीज मिलकर एक कंपनी बन रही है, तो अब देखो एक कंपनी के पास भी कुछ रिसोर्सेज होंगे, दूसरी कंपनी के पास भी कुछ रिसोर्सेज होंगे, दोनों के पास ही मशीन्स होंगी अपनी अपनी। तो अब क्या होगा, जब ये मर्ज होंगे तो इनको नई मशीनरी ज़्यादा नहीं होगी, ये एक दूसरे की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जॉइंट वेंचर हो रहा है, इफ़ देयर इज़ अ जॉइंट वेंचर, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको कम चाहिए होगा फिक्स कैपिटल, आपको नई बिल्डिंग नहीं खरीदनी, आपको नई मशीनरी नहीं खरीदनी, दोनों ही एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे और उससे ही बिजनेस आपका चल जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल।
फिक्स कैपिटल हो गया हमारा, इसमें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म एसेट्स पे पैसा खर्च करने की, किस टाइम पे हमें कम पैसा चाहिए, किस टाइम पे हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। तो सबसे पहले फिर से आ गया हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो आपका फिक्स कैपिटल के जितने भी फैक्टर्स थे और वर्किंग कैपिटल के जो फैक्टर्स थे वो कुछ फैक्टर्स सेम हैं और उनका कंसेप्ट भी सेम है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जैसे हमने फिक्स कैपिटल वाले में किया, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको जो है डे टू डे खर्चा होगा, आपका मशीन खराब होएंगी, कभी ऑयलिंग करनी है, कभी कोई सामान लेकर आना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा, मतलब आपको पैसों की ज़रूरत, कैश की ज़रूरत, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए आपके हैंड्स में। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तब आपको जो है वो लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने ऐसे ही याद करते जाना है, मैं शॉर्ट में आपको पॉइंट्स लिखवाती जाऊंगी। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन, सेम पॉइंट आ गया, इसमें भी सेम है। अगर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको डे टू डे खर्चे के लिए जो है वो ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। आपको मोर वर्किंग कैपिटल। अगर आपका स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस है, स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस है या स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। अब है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। अब आपको पता है मार्केट जो है वो अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता कब डिमांड जो है वो हाई हो रही है किसी प्रोडक्ट की, कब डिमांड जो है वो कम हो रही है, कब सप्लाई जो है वो शॉर्टेज हो रही है, कब जो है सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो बिजनेस साइकिल के फ्लक्चुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगर तो आपका जो है बिजनेस साइकिल सही जा रहा है, अगर आपकी बेटर पोजीशन है, बेटर पोजीशन है या मार्केट की बेटर पोजीशन है, तो इस केस में जो है आप ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करोगे ताकि आपका सामान जो है वो ज़्यादा बिके। तो अगर आपकी तो डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ डिमांड इज़ मोर, तो आपको फिर ज़्यादा सामान बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अगर बिजनेस साइकिल जो है वो आपका सही नहीं चल रहा है, अगर आपकी पोजीशन नहीं सही चल रही है या फिर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम चल रही है उस टाइम पे, तो आप कम सामान बनाओगे और वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। अब देखो कुछ आपकी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि आपके क्रैकर्स हो गए, या फिर जैसे आपका कोई बिजनेस है, स्वीट्स का बिजनेस है ना, तो ऐसी चीज़ें जो है, या बिस्किट्स हो गए आपके, है ना, दिवाली वगैरह पे, फेस्टिवल्स वगैरह पे इन चीज़ों की कितनी ज़्यादा डिमांड होती है। तो जब सीजन होगा उस प्रोडक्ट का, तब आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको सामान ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा बेचना है ना, आपकी उस टाइम पे डिमांड ज़्यादा होगी। तो जब आपका सीजन जो है वो बिल्कुल पीक पे होगा, बहुत ही हाई, जब आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, जैसे क्रैकर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, या फिर आपके जो है फूड प्रोडक्ट्स की, गिफ्ट्स वगैरह की ज़्यादा डिमांड होगी, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा। अगर आपका सीजन नहीं सही चल रहा है, अगर फेस्टिवल्स के अलावा नॉर्मल डेज हैं, तब आप जो है प्रोडक्शन कम करोगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी कम रिक्वायरमेंट होगी। फिर है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। तो सेम है आपका, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, सेम है इसमें, सेम लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेलेबल। अब ये ध्यान से पॉइंट सुनना, क्रेडिट अलाउड ये आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आप कंपनी हो, आप कस्टमर को अगर क्रेडिट अलाउड करते हो, अगर आपका ऐसा बिजनेस है कि आप उधार पे भी सामान बेच रहे हो, तो आपके पास देखो पैसा जो है वर्किंग कैपिटल, मतलब पैसा नहीं आएगा। अगर आप उधार पे सामान किसी को दे रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो उसी टाइम पैसा नहीं आ रहा आपके पास, इसलिए इस केस में आपके पास खुद के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सामान बेच के तो आपको इतना नहीं आ रहा, आपको तो देर में पैसा मिलता है, लेट पैसा मिलता है। तो अगर तो आप लार्ज या मोर क्रेडिट अलाउ कर रहे हो, लार्ज क्रेडिट अलाउड किसको, टू कस्टमर, तो आपको क्या होगा, मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप क्रेडिट पे सामान नहीं देते, आप सिर्फ कैश पे ही सामान देते हो, तो आपको अलग से फिर सेविंग की जरूरत नहीं है, अलग से रिजर्व की जरूरत नहीं है, फिर आप थोड़ा सा पैसा भी अगर आपके पास हो, तो रेगुलर जो सेल हो रही है उससे भी पैसा आ ही रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्रेडिट अवेलेबल। ये है हमने कस्टमर को जो क्रेडिट देना उसकी बात हो रही है, ये है जो हमें मिल रहा है क्रेडिट। तो अगर सप्लायर्स हमें क्रेडिट दे रहे हैं, अगर जो हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल लेते हैं, तो अगर तो ये हमें क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं,
तो हमें कैश की ज़रूरत नहीं है, हमें जो हम उधार पे सामान ले रहे हैं तो हमें कैश की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? तो इस केस में वर्किंग कैपिटल जो है वो कम रिक्वायर्ड होगी। अगर सप्लायर्स हमें कैश पे ही सामान देते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तब हमारे पास कैश होना चाहिए। इस तरीके से आपने सोचना है नॉर्मल, जैसे अपने आप को एक बिजनेसमैन समझो, अपने आप को जो है एक सेलर समझो, और फिर ये पॉइंट्स ध्यान से करो, खुद भी लिख सकते हो। अब है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर तो आपका जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे आपकी कंपनी है, वहाँ पे अगर इजीली आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाता है रॉ मटेरियल, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, है ना। अगर इजीली अवेलेबल है रॉ मटेरियल तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होगी, क्योंकि आप रोज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा पैसे से मंगा सकते हो या इकट्ठे भी मंगा सकते हो। अगर आपका जो है रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल नहीं है, अगर आपका रॉ मटेरियल आपको बहुत दूर से लेकर आना पड़ता है, दूसरे स्टेट से लेकर आना पड़ता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप जो है इकट्ठा ही सारा सामान लेकर आओगे, ठीक है। तो आपको नॉट ईजिली अवेलेबल लिख देते हैं, नॉट ईजिली अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड, और आपको पैसा भी ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर आप आसपास से सामान खरीद रहे हो, इसका मतलब वो इजीली मिल रहा है वो सामान, इसलिए आपको पैसा कम लग रहा है। बट अगर आप दूर से मंगा रहे हो, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट लगेगी उसको मंगाने की सामान को, है ना, जो लेबर लगेगी उसकी भी उसका भी पैसा लगेगा। तो अगर आपका रॉ मटेरियल बहुत दूर मिल रहा है, इजिली अवेलेबल नहीं है, उस केस में मोर वर्किंग कैपिटल, अदरवाइज लेस वर्किंग कैपिटल। अब है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यहाँ पे अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर इन्फ्लेशन है, मतलब अगर जो है प्राइसेस ज़्यादा चल रहे हैं प्रोडक्ट्स के, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसके प्राइस ज़्यादा हैं क्योंकि महंगाई है, तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो मोर वर्किंग कैपिटल, है ना। अगर तो प्राइसेस कम है रॉ मटेरियल की, तो कम। और अगर प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, अब ये किसकी बात हो रही है? फिनिश गुड्स की, जो हम सामान बेच रहे हैं बना के, अगर इसके प्राइस ज़्यादा हैं तो हम रॉ मटेरियल भी ज़्यादा मंगाएंगे, है ना। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, उसका प्राइस ज़्यादा मिल रहा है मार्केट में, तो आप भी तो उसको ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे, तो ज़्यादा बनाओगे तो वर्किंग कैपिटल भी तो ज़्यादा चाहिए होगा। तो इस तरीके से आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हो इस वाले फैक्टर में, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके वर्किंग कैपिटल के पॉइंट। स्टार्टिंग वाले देखो 3-4 पॉइंट सेम है, यहाँ तक 5 पॉइंट सेम है फिक्स कैपिटल की तरह। आपके लास्ट में 6th 7th 8th एंड 9th पॉइंट अलग है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इजी है दोनों ही, कैपिटल स्ट्रक्चर से तो काफ़ी इजी है ये दोनों टॉपिक। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट होता है आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। अब हम जो है थोड़े से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप देख लो हमने जो है क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। तो ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमने जो है इसको 3 पार्ट्स में किया, ताकि आपको हर चीज़ जो है अच्छे से समझ आए। अगर मैं एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें समझा देती फास्ट फास्ट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आपने जो है सीयूटी का एग्ज़ाम भी देना है, प्लस बोर्ड वाले बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे, है ना, उनकी डेट शीट भी आ गई है। तो अब ध्यान से आपने पढ़ना है। तो चलिए अब हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है क्वेश्चन, हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद, मेन जो आपका पर्पस होता है या मेन जो एम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना, एफिशिएंट प्रोक्यूरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड या एम्प्लॉयमेंट की रिक्रूटमेंट करना, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने प्रोक्योरमेंट वर्ड एंड एलोकेशन ऑफ फंड जो है वो हमने सुना था, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? प्रोक्योरमेंट का मतलब अच्छे से पैसा इकट्ठा करना, सोर्स कौन से सोर्स से इकट्ठा करना है, जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। एंड एलोकेशन ऑफ फंड मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कहाँ कहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इसमें से बिजनेस फाइनेंस का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? सबसे पहले परचेजिंग इक्विपमेंट फॉर द बिजनेस, तो ये तो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही हम डिसाइड करते हैं कौन सा हमने जो है इक्विपमेंट खरीदना है बिजनेस के लिए, फिक्स एसेट्स हो गए या वर्किंग कैपिटल। देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक अनरिलेटेड टू द बिजनेस, अब यहाँ पे वर्ड अनरिलेटेड पहले ही लिख दिया, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वहाँ पे आप स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हो या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन या बिजनेस फाइनेंस में नहीं आता। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड एंड अपटन,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पे हम मैंने जो है आपको अलग अलग ऑथर्स की डेफिनेशन दी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो भी पढ़ के जानी है क्योंकि वहाँ से भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ किस ऑथर ने जो है ये लाइन कही थी। तो यहाँ पे वही पूछा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हार्वर्ड ने क्या बताया था, क्या है, प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज या अप्लाइंग जर्नल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल ऑपरेशन या हायरिंग एम्प्लॉयज फॉर की पोजीशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी बी, applying general management principles into financial operations. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट इज फोकस्ड ऑन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो किस पे फोकस करता है, इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या एक्सपेंडिंग द वर्कफोर्स या फिर रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट या फिर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है सबसे पहले तो शेयर होल्डर से रिलेटेड है ना, और इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो शेयर है उसके मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना, जो आपका अर्निंग पर शेयर हमने कैलकुलेट किया था वही चीज़ है ये, उसको इंक्रीज करना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ की बात करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनमें से, टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ डायरेक्टली और टू इंश्योर फंड्स आर अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड या फिर टू डिटरमाइन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी या फिर टू मिनिमाइज डेट यूसेज। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कहा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि इस तरीके से फाइनेंस को प्लान करना कि हमें शॉर्टेज ना हो फाइनेंस की बिजनेस में, और जब हमें रिक्वायरमेंट हो कैश की उस टाइम पे हमारे पास कैश अवेलेबल हो, है ना। तो ये लाइन कौन सी डिफाइन कर रही है, बी लाइन जो है वो डिफाइन कर रही है कि टू इंश्योर दैट फंड्स आर अवेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने क्या करना है, आपको एक ये केस स्टडी दी हुई है, ठीक है, इस केस स्टडी को पढ़ना है ध्यान से। इसके बाद ये जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है वो इसी केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि आपको इस तरीके के भी एमसीक्यूज आने वाले हैं। आपको पता है बिजनेस स्टडीज जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड ही आने वाले हैं, ना कि डायरेक्ट स्टेटमेंट। आपके जो 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी आपको केस स्टडी की ही फॉर्म में आएंगे। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आपको ये प्रैक्टिस करना है, इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका क्वेश्चन पढ़ना है और इसका आंसर करने की कोशिश करनी है, और इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में हमने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए हुए हैं, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करके, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था, इसलिए मैंने आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट करके समझाया है। तो इसको आपने जो है वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है जी, अच्छे से। ये वाला चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपका जो पार्ट बी है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, इसको पहली बार आपने ज्वाइन किया है, तो आप जो है यहाँ पे CUET सिविल स्टैप का हमारे पास टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है सारी PDFs और जितनी भी क्लास में आपको चीज़ें कराई जाती है वो अवेलेबल होती है। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है या फिर आपके CUET एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आपकी डेट शीट जो है वो बोर्ड की आ चुकी है, तो अभी से ही आपने जी जान लगा देनी है और तैयारी स्टार्ट करनी है और अच्छे स्कोर करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, like this session, share with your friends and press the bell icon. Take care and bye bye.